नमस्कार दोस्तों। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी पूर्वावलोकन घटना चक्र की इस अगली श्रृंखला में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो आप जानते हो कि जैव विविधता चल रहा है। तो ये टॉपिक जो है वो आज का है जैविक विविधता एवं संकटापन्न प्रजातियाँ। तो इसके क्वेश्चंस हम चालू करते हैं। ये सारा जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी ड्रग गिद्धों को समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? पहला एस्पिरिन, दूसरा क्लोरोक्विन, तीसरा डिक्लोफेनिक सोडियम और तीसरा पेनिसिलिन। तो जो ऑप्शन सी है डिक्लोफेनिक सोडियम, ये गिद्धों की समष्टि में ह्रास यानी गिद्धों को ख़त्म कर दिया है। एक्चुअली जानवरों के लिए पेन किलर के तौर पे डिक्लोफेनिक सोडियम का चलन चालू हुआ था लगभग 1-1.5 दशक पहले, ठीक है। लेकिन यह गिद्धों को जो है कम करता जा रहा है। गिद्धों जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उनका मांस, तो उस दवा के कुप्रभाव से वो लगभग 1-1.5 महीने के अंदर मर जा रहे हैं। अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट का ऐसा है कि इस डिक्लोफेनिक सोडियम को देने के लिए एज अ पेन किलर रोक लग गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतों में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? सेम छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग, ऑप्शन है सही। नेक्स्ट, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने को उत्तरदायी है? पीसीएस प्री 2018, डिक्लोफेनिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन है विषाणु संक्रमण, बी है जीवाणु संक्रमण, सी है जानवरों को दर्द निवारक और डी है जानवरों के एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में आया था ये। तो इसमें जानवरों को जो पेन किलर दिया जाता है वही इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है? सेम आईएएस प्री 2012 का ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या उत्तरदायी है? गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पढ़ें, मीडियम आपका कोई भी हो, ठीक है। तो इसके लिए भी जो पेन किलर है वही उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही। ऑप्शन है फाख्ता, डोडो, कंडोर, स्क्वा। 1998 का ये उस वक्त का करंट है, तो डोडो जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बालक या गिद्ध? तो फ्लाइंग फॉक्स जैसे नाम से ही आ रहा है, तो चमगादड़ जो है उसको फ्लाइंग फॉक्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसका एक अलग नाम भी है जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे हैं क्या है? एमेफिबियन है यानी उभयचर, बोनोफिश, शार्क या स्तनधारी मैमल। आईएएस प्री 2009 में देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते थे भाई आईएएस में पहले। तो मैमल है ड्यूगोंग, अभी 2-3 साल पहले भी चर्चा में आया था ड्यूगोंग, और अब इम्पॉर्टेंट है, आप पढ़ते रहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। और तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो यहाँ हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके अनुसूची 1 में वो जानवर होते हैं, वो पक्षी होते हैं जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ड्यूगोंग जो है वो इंडेंजर कैटेगरी का है, तो इसको ऑप्शन 3 जो स्टेटमेंट 3 जो है वो तो इसका सही है। दूसरा स्टेटमेंट, ये पूरे भारत के समुद्र तट पे पाया जाता है, तो ये गलत है, ये पूरे भारत के समुद्र तट पे नहीं पाया जाता। या तमिलनाडु और थोड़ा सा आप कह रहे हैं केरल वाले हिस्से में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर, तो हाँ ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलुई और लवणीय क्षेत्र की एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में पशु के कोई परभक्षी नहीं है किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ऐसे क्वेश्चन आईएएस ही पूछा, देखिए आईएएस प्री 2011। भारतीय वन भैंसे, भारतीय वन गधा, भारतीय वन शूकर, भारतीय गजेल यानी कुरंग। तो देखिए बलुई और लवणीय क्षेत्र पहले आ गया है, प्राकृतिक आवास है, कोई परभक्षी नहीं है। तो कच्छ का रण जो है, कच्छ के रण में खंभात की खाड़ी में वन गधेज
जो बहुत पाए जाते हैं, तो यानी भारतीय वन गधा जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? ऑप्शन है, इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग किया जाता है। बी, जिसके क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। सी, इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में किया जाता है। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। IAS प्री 2018 में आया था और ये उस वक्त का करंट था। ठीक है, तो अभी तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है पेपरों के हिसाब से, लेकिन आप जान लीजिए ऑप्शन बी इसका सही है, यानी जहाँ ये उगता है वहाँ बायोडाइवर्सिटी कम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंगपुच्छी वानर, मकॉक जिसे कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? पहला तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। ISP 2013 में है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी आप वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की लिस्ट हैं, इंडेंजर्ड हो गया या वनरेबल हो गया या एक्सटिंक्ट हो गया, उसको देखें कि ये किस किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं या पाए जाते थे। तो देखिए ये आंध्र प्रदेश में छोड़ के बाकी हर जगह पाया जाता है। मकॉक जो है तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है और कर्नाटक में पाया जाता है। अच्छा, किसी ने अगर देखा है जो मकॉक है उसको, तो कमेंट जरूर करिए और कहाँ देखा है ये भी बताइए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। IAS 2012 का क्वेश्चन है ये। काली गर्दन वाला सारस, दूसरा चीता, तीसरा उड़न गिलहरी कंदली और चौथा हिम तेंदुआ, उपयुक्त में से कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो पहली बात कि काली गर्दन वाला सारस तो पाया जाता है, चीता भी प्राकृतिक रूप में पाया जाता है और उड़न गिलहरी भी प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। हिम तेंदुआ जो है वो प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है भारत में। है, भारत में उसका संरक्षण है लेकिन वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो 1, 2 और 3 है। चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था जब ये क्वेश्चन है उस वक्त का, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से पाया तो जाता था। ठीक है, हिम तेंदुआ भारत में है लेकिन प्राकृतिक रूप से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रेट चिन, मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है? पक्षी, प्राइमेट, सरीसृप, उभयचर। IAS प्री 2020 बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है आपके क्वेश्चन RO के लिए, लेकिन आप जानिए ये पक्षी की प्रजाति हैं। IAS का थोड़ा अलग माइंडसेट होता है ना, इसलिए अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है। और दूसरा है, मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपिर पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो लवण जल मगर तो पाया जाता है भैया। मान लो मगर तो पाया जाता है, मगर तो समुद्र में भी पाया जाता है, स्वच्छ जल में भी पाया जाता है और समुद्री जल में भी पाया जाता है। अंडमान निकोबार समुद्र के किनारे बसा हुआ टापू है तो वहाँ तो लवण जल पाया जाएगा। एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है लगाने का वो। दूसरा है मालाबार क्षेत्र। आप कमेंट करके बताइए मालाबार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक को कहते हैं। ठीक है, तो पूछा मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाट में श्रू और टैपीर पाए जाते हैं, क्या यह सही है? तो ये गलत कथन है, मालाबार क्षेत्र में श्रू और टैपीर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यह पाए जाते हैं हिमालयन रेंज में। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। और सेकंड है, भारत में स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है। IAS प्री 2007 में आया है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना तो 2। तो देखिए रेड पांडा जो है ना वो केवल और केवल पश्चिम हिमालय में नहीं पाया जाता है, ये उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जैसे सिक्किम में आ गया, अरुणाचल प्रदेश में आ गया, पश्चिम बंगाल में इवन पाया जा गया। तो पश्चिम बंगाल तो हिमालयी क्षेत्र में नहीं है ना, उप हिमालयी क्षेत्र में है। तो वर्डिंग का ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दूसरा है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाए जाते हैं। तो भारत में स्लो लोरिस जो है वो उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही समूह लेते हैं? सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थली बिल्ली विलुप्त प्राय, हुलाक गिबन विलुप्त प्राय और एशियाई जंगली कुत्ता असुरक्षित। तो ये उत्तराखंड PCS 2012 और UP PCS प्री 2014 में आया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा है, IUCN रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है।
चीनी मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से सूचीबद्ध है, जिसे सुबद्ध श्रेणी में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्तप्राय श्रेणी में हैं। इस प्रकार विकल्प बी और विकल्प डी दोनों सही सुमेलित हैं, नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बाद में जारी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग तो मुझे भी थोड़ा इसमें डाउट था, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन बोला। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रामसर सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामसर सम्मेलन। थोड़ा सा आप इसका ब्रीफ जाइए। ईरान में एक जगह है जिसको हम रामसर नाम से जानते हैं, और वेटलैंड के लिए ये कन्वेंशन हुआ था, और 2 फरवरी 1971 में इसकी पहली बैठक हुई थी, और 1975 से ये रेक्टिफाइड हुआ था। भारत ने इसे 1982 फरवरी 1 को रेक्टिफाइड किया था। अभी रामसर साइट बहुत बढ़ रहे हैं हर साल, मोदी गवर्नमेंट में तो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइए अभी तत्काल में कितने भारत में रामसर साइट हैं, ठीक है। आइए इसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है, तो नम भूमि आर्द्र भूमि मेंस यूपी पीसीएस 2008 का। रामसर सम्मेलन संबंधित है तो आर्द्र भूमि यूपी आरओ री एग्जाम 2016। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो ये गलत, ये ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आप रेस से बाहर हैं। तीसरा है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है। देखिए 66 पीएससी में री एग्जाम में पूछा तो कांवरताल जो है उसका प्रथम रामसर स्थल है, और ये बेगूसराय में है। पूछा है वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो वेटलैंड डे 2 फरवरी, ठीक है। वैलेंटाइन डे और वेटलैंड डे सिमिलर हो रहा है ना, तो वैलेंटाइन डे की तरह ही वेटलैंड डे भी फरवरी में आता है, लेकिन वैलेंटाइन डे से 12 दिन पहले, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। IAS प्री 2009 में बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। पूछा है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो भैया गुजरात में है। गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड पाए जाते हैं, आप याद कर लीजिए। दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया वाला राज्य तो नहीं है, पूरे भारत का है। दक्षिण भारत का तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आद्र क्षेत्र में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव और वुलर झील। देखिए ये अगर आप रामसर साइड की जो लिस्ट है अगर आप उसको याद करेंगे तो आप एकदम मार देंगे। पीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा सभी। चिल्का भी है, केवलादेव भी है, लोकटक भी है, वुलर भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है, तो पूछा है गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, भोज आदि स्थल। पीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा सी और डी, ठीक है। सुंदरबन भी है और भोज आदि स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे क्या अभिप्राय है। IAS प्री 2014 का क्वेश्चन है ये। पहला, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है और या हो रहा है या होना संभावित। बी, जिस देश में आर्द्र भूमि अवस्थित है उसे आर्द्र भूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करनी चाहिए। सी, आर्द्र भूमियों को बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की संस्कृति, प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए उसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। डी, इसे विश्व विरासत स्थल स्थिति प्रदान की गई है। तो देखो भैया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, ये आर्द्र भूमि के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, और ये है कि जहाँ मानव हस्तक्षेप होने के साथ वेटलैंड जो है उसमें परिवर्तन संभावित है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किसके हेतु उपयोगी होती है। पहला, पोषक पुनर्प्राप्ति के एवं चक्रण हेतु। दूसरा, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारों धातुओं के अवमुक्त करने होती है। तीसरा, तलछट रोक कर नदी की गाढ़ीकरण कम करने होते हैं और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है, पीसीएस प्री 2012 में है। और इन्हीं आर्द्र भूमियों को हम क्या कहते हैं, कहते हैं प्रकृति की किडनी, ठीक है। किडनी जैसे है ना, सब गंदा पदार्थ छान के और बाहर निकाल देती है सही से शरीर से यूरिन के द्वारा, उसी तरह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है, एकदम सही। दूसरा है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, तो ये भी सही है। भारत में जो है कोस्टल वेटलैंड जो है वो ज़्यादा है रिस्पेक्टिवली जो इनर वेटलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन के मतलब कथन दिए हुए हैं और कथन के बाद ऑप्शंस हैं। पहला कथन, रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा, आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन
नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुति के आधार पर बनाए थे। तीसरा है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र विधियों के अपवाद क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्र को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया था। देखिए 2010 का अमेंडमेंट है और 2019 IAS प्री में पूछा है, तो मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। जब अगर कोई नया वेटलैंड इनलिस्ट होगा तो तब ये अमेंडमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो समझिए कि अभी तो 2-3 महीने पहले ही एक नया वेटलैंड हुआ है, तो आप लोग बताइए उस वेटलैंड का नाम। ऑप्शन सी इसका सही है, यानी केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न अधिनियम एवं करार, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आई थिंक थोड़ा बड़ा हो गया है, 15 मिनट का हो गया। अगर यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।